Hello children, I hope you all are good. I am also good. Today we are going to discuss the other topic of SST from Geography, chapter number 19. The name of the chapter is Agriculture, Types and Major Crops. So means we are going to discuss about the different types of the agriculture and different types of the crops grown in India. So let's start the chapter with the discussion of the agriculture. Word agriculture means the science or practice of farming. Agriculture ऐसी साइंस जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं. That is, it's a process of growing the crops and rearing the livestock also. So forestry, fishing are also considered the part of agriculture. अब होता क्या है बेटा, एग्रीकल्चर जो है ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड थी और अब न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस भी हो गई है वर्ल्ड में. ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली. और बहुत सारी इकॉनमी आज भी ऐसी इकॉनमी है दोज हु आर एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी. And especially developing countries including India, many people are based or depend on the agriculture for their occupation. So अगर हम बात करें interaction between agriculture और industry की, so agriculture बेटा directly concerned with the development, ये हमें पता है. अब ये industry से भी interact करता है क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है which can be used as a raw material in the different industry. आप देखो शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टोबैको है, बहुत सारी ऐसे प्रोड्यूस ऐसी चीज़ें जो कि कल्टीवेशन से ग्रो की जाती हैं, दे आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. अब क्या होता है, सेम टाइम पे एग्रीकल्चर ऑल्सो नीड्स द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. यानी है क्या, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दे मूव हैंड इन हैंड. Or you can say they are the two faces of the coins, because agriculture develop or advance with the industrial products like chemicals, tractors, thresher, harvester and so on. Pipelines हैं आपके, these all are produced or manufactured by the industry. So both these fields help in mutual development of both sectors. Now we are moving to the types of occupation concerned with the agriculture. So बेटा 3 types के occupation होते हैं जिनको हम categorize करते हैं primary, secondary and tertiary sector में. तो ये 3 type के occupation होते हैं. Primary में अगर आप देखोगे so इसमें हमारी farming आती है, agriculture, सारे farmer, fishermen, herders जो हैं ये सारे ये primary occupation से related होते हैं. Mining भी even contribute in the primary sector. Secondary sector में क्या होता है कि we are going to process the raw material obtained from the primary sector and manufacture it into the usable things. तो आपका जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है ना वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. सो आपके मिलर हो गए, बेकर हो गए, शुगर मेकर, कारपेंटर, ये सब सेकेंडरी सेक्टर बेस्ड ऑक्यूपेशन है. टर्चरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज like transportation, communication, banking, basic facilities, etc. So इसमें जो occupation आते हैं वो आते हैं आपके ड्राइवर हैं, ट्रेडर्स हैं, बैंकर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, वर्कर्स एक्सेट्रा. तो ये आपके टर्चरी बेस्ड ऑक्यूपेशन हो गए. नाउ एग्रीकल्चर प्रोसेस की बात अगर हम करें, सो लाइक एनी अदर बिजनेस एग्रीकल्चर ऑल्सो रिक्वायर द इन्वेस्टमेंट, देन इट इज हैविंग द आउटपुट. अब कैसे, आप देखो इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या है. एग्रीकल्चर में इनपुट आपके पास अच्छी लैंड होनी चाहिए, देन अच्छी मशीनरीज भी होनी चाहिए आपके पास. मशीनरी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो रिक्वायर हैं एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, लाइक आपकी थ्रेशर हैं, ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टिंग मशीन है, डिफरेंट टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं. सीड्स अच्छे होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स एंड स्किल्ड लेबर्स, ये इनपुट है, ये आप लगाएंगे. उसके बाद आप इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, प्लविंग करनी होती है, सोइंग है, स्प्रेइंग है, फिर क्रॉप हो गई तो हार्वेस्टिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरिंग है, ये सारा आपका प्रोसेस है इसमें एग्रीकल्चर प्रोसेस में. अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा एक अच्छी क्रॉप. दैट इज द एग्रीकल्चर प्रोसेस.
नाउ कंडीशन कंड्यूसिव टू एग्रीकल्चर, कौन सी कंडीशन हमें चाहिए, बिकॉज देर आर सर्टेन नेचुरल कंडीशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मिंग वर्क। अब होता क्या है इसमें, सबसे पहले आपको नेचुरल कंडीशन देखनी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फार्मिंग कहीं पे भी हो जाएगी। सॉइल, रिलीफ फीचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द क्रॉप एंड अदर फार्मिंग ऑक्यूपेशन एंड फंक्शंस, लाइक इरिगेशन है, मैन्योर कितना यूज़ करना है, फार्मिंग सीजन क्या है। सो कहने का मतलब ये है, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं सो हमें नेचुरल कंडीशंस को ध्यान देना पड़ता है। आपकी सॉइल अच्छी होनी चाहिए, किस टाइप की सॉइल है उसी टाइप की आप फसल उगाओ वहाँ पे। आप कौन सी एरिया में रह रहे हो, माउंटेनियस में, प्लेट्यू में, प्लेन में, उस तरीके के रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग आपको एग्रीकल्चर करनी है। अब अगर नेचुरल कंडीशन के बाद अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत वर्क करता है आपके एग्रीकल्चर फंक्शनिंग में। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ट्रांसपोर्टेशन और लेबर कितना है। ये फैसिलिटीज़ अगर आपको अच्छी मिल रही हैं सो आपका अच्छा प्रोडक्शन जो है आगे जाएगा, बिकॉज यू नीड द मार्केट फॉर द सेल पर्पस, यू नीड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द बेटर क्रॉप, you need the transportation facilities to reach to the market, you need the best labor for the best crop. Then there are other certain factors such as law and order situation उस country की कैसी है, availability of energy, scientific progress, technological tools, machines, they are also available or not. Use of machine has reduced the number of people engaged in agriculture field, that's also we need to understand. Now moving to the types of farming. So there are basically two types of farming होती हैं बेटा. One is the subsistence farming and another is the commercial farming. और ये दोनों ही फार्मिंग आपको इनके सब टाइप्स भी मिलेंगे एंड यू विल फाइंड दीज टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो. अब ये हमने बनाई कैसे है कि किस टाइप का टूल यूज़ कर रहे हैं, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, किस टाइप की क्रॉप ग्रो की जा रही है, साइज ऑफ लैंड क्या है, इन सबको देख के कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें सो सबसिस्टेंस एज द नेम टेल यू द क्रॉप, द कल्टीवेशन विच इज ग्रोन ओनली एंड ओनली फॉर सबसिस्टेंस, फॉर कंजम्पशन, फॉर फैमिली नीड, फॉर कम्युनिटी नीड, दैट इज कॉल्ड द सबसिस्टेंस फार्मिंग. यहाँ पर आप कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हो, ट्रेड की बात नहीं कर रहे हो, आप सेल की बात नहीं कर रहे हो, आप उतनी क्रॉप उगा रहे हो जो सिर्फ आपकी फैमिली जो है वो कंज्यूम कर ले, आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी के लिए, कंजम्पशन के लिए. तो इट इज़ चीफली सीन एज द पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेयर पीपल यूज सिंपल टूल्स टू प्रोड्यूस ओनली द बेसिक नीड्स. The types of farming can be further subdivided into 3 parts. अब subsistence farming को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, nomadic, shifting and intensive. तो सबसे पहले बात हम करेंगे nomadic की. Nomadic herding means rearing the cattle. Herding का मतलब यही है जब आप कैटल्स को पालते हो. प्रॉपर अगर आप देखोगे तो in it people rear the cattle like sheep, goats, camel, yak and feed them natural vegetation. Now these people move from one place to another in search of fodder for their animals. So this type of herding is observed in the Sahara, eastern southwest Africa and northern Eurasia also. So ये subsistence farming का एक part है nomadic herding. Note पे देखते हैं बेटा, some nomadic tribes wander from place to place for trade and for farming also. Moving to the second subtype of सबसिस्टेंस फार्मिंग दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये सबसे ज़्यादा पुराना ओल्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग है. इसमें क्या करते हैं लोग, एक पैच होता है लैंड का, उसे क्लियर कर देते हैं. जैसे जंगल है, जंगल का एक हिस्सा थोड़ा सा क्लियर कर दिया, उसे क्लियर करके उसमें वो अपनी ज़रूरत की फसल को उगा लेते हैं. कुछ साल तक उस पर काम करते हैं. आफ्टर दैट दे लेफ्ट दैट लैंड टू रीग्रो और आगे चले जाते हैं जंगल में, फिर एक पैच ऑफ लैंड क्लियर कर देते हैं. तो क्या कर रहे हैं, वो शिफ्ट करते जा रहे हैं. आफ्टर सम टाइम दे आर शिफ्टिंग द पैच ऑफ लैंड. कुछ साल इस पे खेती किया, फिर इसको छोड़ दिया, आगे चले गए, आगे जंगल को थोड़ा सा साफ किया, छोटा सा खेत बनाया, उस पे खेती किया, फिर कुछ साल उस पे किया, उसे छोड़ दिया, आगे चले गए. शिफ्ट करते जा रहे हैं, पीछे के लैंड को छोड़ रहे हैं कि टू रीगेन द फर्टिलिटी.
सो इस तरीके की शिफ्टिंग कल्टिवेशन यू कैन फाइंड द मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर नोन विद द डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक इसे आप ना स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हो, क्योंकि कई जगह क्या होता है फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए ना उतना पैच जो होता है उतना ज़मीन का टुकड़ा जला दिया जाता है और जो राख बनती है ना उसको मैन्योर की तरह यूज़ कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ होता, इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती है। मोस्टली अगर आप देखोगे ये इको फ्रेंडली मेथड को यूज़ करते हैं। तो यू विल फाइंड shifting cultivation or slash and burn agriculture in Africa and east region of the South America, in India central and northeastern region. So it is having the different name, कहीं पे मिल्पा, किसी कहीं पे दीपा, कहीं पे रोका, कहीं पे slash and burn agriculture, shifting cultivation कहा जाता है। Then moving to the third category of subsistence farming, that is intensive farming. इंटेंस यानी कि प्रेशर है यहाँ पे लैंड पे। इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ लैंड आपकी लिमिटेड है, स्मॉल साइज की है, बट द पॉपुलेशन इज मोर। सो लैंड पे आ गया प्रेशर कि उतने ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड से द कल्टिवेटर हैज़ टू ग्रो मोर फूड टू फीड द मोर पॉपुलेशन, मीन्स द स्मॉल फार्म एंड द यील्ड शुड बी हाई। अब उतनी सी ज़मीन से हायर प्रोड्यूस निकालने के लिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, प्लेंटी ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, एग्रीकल्चरल वर्कर, ये सारा यूटिलाइज किया जाता है सो डैट दे कैन गेट द मोर आउटपुट। इवन दे ग्रो मोर देन वन क्रॉप एट दैट स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इसमें व्हीट है, मेज है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स हैं, इनको उगाया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस मोस्टली इन द मानसून रीजन, सदर्न ईस्ट एंड ईस्टर्न एशिया। इंडिया में अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न प्लेन में इंटेंसिव फार्मिंग होती है क्योंकि लैंड साइज है छोटा और पॉपुलेशन है ज़्यादा, तो आउटपुट ज़्यादा निकालना पड़ता है। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। सबसिस्टेंस फार्मिंग की हमने तीनों कैटेगरी पढ़ी, अब है दूसरी कैटेगरी, दैट इज द कमर्शियल फार्मिंग। नाम में ही कॉमर्स आ गया बेटा। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग only to fulfill the basic needs, but the commercial farming is for the trade purpose, for the market purpose। यहाँ पे जो है commercial farming वो sale purpose के लिए उगाई जाएगी। one specific crop generally जो है एक large scale area में उगाया जाता है, soil, climate, availability of water, transportation सबको ध्यान में रखकर, and it is called the crop specialization also, though it is also used for rearing the cattle for sale in the market। पोल्ट्री फार्मिंग भी होती है। 3 मेन टाइप्स अगर आप देखोगे कमर्शियल फार्मिंग में, सो आपकी आती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन। सो सबसे पहले बात करते हैं हम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की। पर्टिकुलर क्रॉप इज चूजन टू ग्रो ऑन द एक्सटेंसिव स्केल, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंसिव फार्मिंग। क्योंकि क्या होता है लार्ज स्केल, बहुत दूर दूर तक जैसे बड़े बड़े फार्म हाउस नहीं आपको दिखते, तो ऐसे बहुत ज़्यादा लैंड होल्डिंग होती है, लैंड साइज बड़ा होता है, एक पर्टिकुलर क्रॉप को चूज़ कर लिया जाता है, उसे उगाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ प्रैक्टिस ऑन द लार्ज फार्म सो द टोटल आउटपुट इज ऑल्सो लार्ज। व्हीट है, कॉटन है, शुगर केन है, कॉर्न है, मेजर क्रॉप्स इसके अंडर ग्रो की जाती हैं। इसमें ट्रैक्टर, लेवलर, सीड ड्रिल्स, कंबाइंड हार्वेस्टर लार्ज स्केल पे यूज़ होता है, मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है फॉर बेटर मोर एंड मोर आउटपुट। It involves a less capital and labor when compared with the intensive farming। और ये कहाँ प्रैक्टिस होती है, मिडल लैटिट्यूड ग्रासलैंड में, यूएस, कनाडा, रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रैक्टिस द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप को तो ग्रो किया जाता है, साथ साथ लाइव स्टॉक्स को भी रियर्ड किया जाता है, दोनों चीज़ें होती हैं, क्रॉप ग्रोन प्लस लाइव स्टॉक्स रियर्ड सेम फील्ड पे। इसीलिए इसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, कि आपने अपने कैटल्स को भी पाला है और आपने खेती भी की है। सो यूरोप के अलावा इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस इन द नॉर्थ अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। प्लांटेशन फार्मिंग पे चलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग का ये सब पार्ट है। यहाँ पर एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है कमर्शियल बेसिस पे और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग होती है उसकी। तो आपको याद रखना है सिंगल क्रॉप कमर्शियल बेसिस पे, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, बनाना। It requires a large amount of capital
and labor. Most of processing is done on the plantation. सारा उसका प्रोसेस का काम ना क्रॉप होने के बाद उसको किस रूप में, किस तरीके से बेचना है, किस तरीके से मार्केट तक डालना है, सब प्रोसेस वहीं पे होता है. Major plantation are found in the tropical region such as India, Brazil, Malaysia, Sri Lanka, etc. इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन वर डेवलप्ड बाय द यूरोपियंस. आप देखो टी प्लांटेशन का आप ये देख रहे हो ना, पूरा का पूरा स्टेट आप देखोगे, पूरी की पूरी एक हिल देखोगे, दैट ग्रो द ट्री ओनली. सो इट मीन्स सिंगल क्रॉप ग्रो होती है प्लांटेशन फार्मिंग में. अब आता है आपका नेक्स्ट मिसलेनियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग में. अगर हम देखें तो उसमें हम लाते हैं सबसे पहले डेयरी फार्मिंग को, जिसमें कैटल्स जो है वो रियर्ड किए जाते हैं फॉर द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. साइंटिफिक प्रैक्टिस होती है, मशीन्स भी इंक्लूड होती हैं. फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है कैटल फॉर्म्स बनाए जाते हैं जिसमें सारी फंक्शनिंग इंक्लूडिंग द मिल्किंग काउ, बेदिंग कैटल, बॉटलिंग मिल्क, पैकेजिंग मीट एक्सेट्रा आर परफॉर्म बाय द मशीन. दूध निकालने के लिए ग्वालों की ज़रूरत नहीं है, मशीन ही निकाल देती है. और ऐसा आप देखोगे ना डेयरी फार्मिंग जहाँ मशीन से हो रहा है सारा काम, that is practiced in North America, Australia, New Zealand. In India too, it is practiced on a large scale in Gujarat and Punjab. डेयरी फार्मिंग के बाद आपकी आती है ट्रक फार्मिंग. ट्रक फार्मिंग क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन अ एरिया एट अ डिस्टेंस विच कैन बी कवर्ड फ्रॉम द मार्केट विद अ फ्यू आवर्स. Usually trucks and tractors trolley are used for transportation. Means they are near to the market. The chief crop thus grown are vegetable, fruits, flowers, जो जल्दी खराब हो जाते हैं ना, तो अगर मार्केट से थोड़ा पास में ही खेत हैं तो इसलिए हम कहते हैं ट्रक फार्मिंग, जो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए वहाँ पे. फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग आती है आपकी. इन इंडिया द साइज ऑफ फार्म अगर आप देखोगे डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है, हेरिडेटरी सिस्टम है. लैंड जो है फादर की जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. लेट्स से फादर के 4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिवीजन हो गया, सो साइज़ छोटा हो गया. फिर उन चारों के भी अगर 2-2 बच्चे हो गए तो और छोटा हो गया. सो डिवीजन जो हो रहा है ना लैंड की प्रॉपर्टी का, इससे लैंड साइज छोटा होता जा रहा है. सो सेवरल फार्मर्स कम टुगेदर टू फॉर्म द कोऑपरेटिव्स. दे फॉर्म द लैंड लार्ज टुगेदर, शेयर द प्रोड्यूस अमंग दैम एज मैनी एज मे अग्रीड बाय देम. अब छोटे छोटे लैंड हो गए ना सबके, तो बड़ा लैंड कैसे करें कि मिलकर खेती करते हैं पूरे गांव की. बहुत सारे फार्मर कहते हैं चलो मिलके करते हैं, तो उसे कहते हैं कोऑपरेटिव्स. और जो शेयर होगा इक्वली शेयर कर लेंगे जो भी आउटपुट होगा, तो ये होता है कोऑपरेटिव्स. कलेक्टिव फार्मिंग की बात करें, सो कलेक्टिव फार्मिंग इज लाइक अ कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव्स की तरह ही आपको दिखेगी, ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे गवर्नमेंट सुपरवाइज करेगी, वहाँ गवर्नमेंट सुपरवाइज नहीं कर रही है कोऑपरेटिव में, यहाँ गवर्नमेंट सुपरवाइज करेगी, वो बताएगी कैसे करना है. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको सैलरी देती है, कंपनसेशन देती है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क. वाइल गवर्नमेंट हैज़ राइट ओवर द प्रोड्यूस ऑल्सो. कम्युनिस्ट कंट्री लाइक चाइना, वियतनाम यूजुअली प्रैक्टिस द कलेक्टिव फार्मिंग. यानी आप ये देखो जो प्रोडक्शन होगी उस पर टोटल कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का होगा. थोड़ा सा यहाँ पे डिपेक्ट करता है कि प्रोडक्शन पे कंट्रोल फार्मर का होना चाहिए. चलो स्टेट फार्मिंग पे आते हैं. स्टेट फार्मिंग, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू हेल्प द फार्मर्स विद बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एंड सपोर्ट फार्मर so that they can yield better from their land. In state farming, the government, universities and research institutions undertaken the research for the improvement of the quality and the produce. Government employs the scientists, technicians and other extent who can undertake the research, guide the farmers how to adopt the scientific skill in farming. For example, the government has undertaken soil testing at present, which has benefited many farmers. The government has set up a number of agriculture research institute and university for this purpose. तो जब गवर्नमेंट ऐसे रिसर्च करके सुपरवाइज करती है तो उसे हम कहते हैं स्टेट फार्मिंग. नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं. सो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन होती है वर्ल्ड में भी और इंडिया में. सबसे पहले होती है फूड क्रॉप. फूड क्रॉप मीन्स विच आर यूजिंग फॉर द कंजम्पशन. इसमें हमारे सीरियल क्रॉप्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, ऑयल सीड, बिवरेजेस, ट्यूबर क्रॉप्स एक्सेट्रा.
Beverage crops means जो पीने के लिए होती हैं, chiefly making for the drink such as tea, coffee, cocoa, etc. Cash crops that grown usually for the trade purpose to sell in the market such as grains हो गए, beverage crop, sugar cane, tobacco, ये लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं कैश के लिए, बिजनेस के लिए. फाइबर क्रॉप्स chiefly used in industrial product, cotton, jute, silk. Beside fiber, it is also obtained from the vegetable, seeds, stem, leaves, fruit, animals, minerals and chemical treatment of natural cellulose. तो ये फाइबर क्रॉप्स हैं. अब मेजर क्रॉप्स पे चलते हैं. सबसे पहले हम राइस के बारे में डिस्कस करेंगे. राइस वॉज ग्रोन इन इंडिया एज अर्ली एज 5000 years ago. इतना पुराने, इतना पहले से हम चावल को उगा रहे हैं. मेजर स्टेपल फूड है वर्ल्ड में. इट इज ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल प्लांट है विच थ्राइव्स वेल इन द हॉट एंड वेट रीजन, ग्रोज वेल इन द क्लेई सबसॉइल. इट रिक्वायर्स द स्टेगनेंट वाटर. जब इसको उगाते हैं ना तो खेत पानी से भरा रहता है हमेशा. स्टेगनेंट वाटर होगा तभी ये ग्रो कर पाएगा. इट्स फार्मिंग रिक्वायर लॉट्स ऑफ मैनुअल वर्क एज सीडलिंग, जिसे हम पैडी कहते हैं, आर ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम नर्सरीज टू फील्ड. क्योंकि राइस बेटा एक खेत में नहीं उगाया जा सकता. इट टेक्स लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो जब ये इतना बड़ा हो जाता है ना, सीडलिंग जिसे हम पैडी कहते हैं, ठीक है, आपको यहाँ गिवन है ना, उसको हम पैडी कहते हैं, PADDY. तो जब इतना बड़ा ये हो जाता है तो क्या होता है, इसको फिर एक फील्ड से निकाल के, जैसे नर्सरी कही जाती है, वहाँ से निकाल कर इसे ट्रांसप्लांट किया जाता है दूसरे फील्ड में. इसलिए इसमें लॉट्स ऑफ मैनुअल वर्क रिक्वायर है. तो आज से चावल को वेस्ट नहीं करना, बहुत मेहनत से उगाया जाता है. मूविंग टू द व्हीट. Wheat is also the major staple food in the world. Temperate plant है, but it can be grown under the diverse climatic condition also. Rainfall from Siberia to the tropical region. Loamy soil इसके लिए बेस्ट मानी जाती है. कूल वेदर कंडीशन होना चाहिए. रेनफॉल 40 to 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए. तो यहाँ पर वीट अच्छे से उग जाता है. बेसिकली अगर आप देखोगे वीट बहुत सारी कंट्री इसलिए उगाती हैं, उसे कमर्शियल पर्पस एक्सपोर्ट करती हैं, लाइक USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. India improved the irrigation facilities, good quality of seeds and better fertilizer. Now it contributed the large wheat production. हमने भी इम्प्रूवमेंट की है और wheat production को बढ़ाया है. मेज और कॉर्न की बात करते हैं. मेज और कॉर्न they are used as both food and fodder. ये आपको याद रखना है. ये एक ऐसी क्रॉप है जो फूड यानी कि ग्रेन और फॉडर चारे के रूप में भी यूज होती है और खाने के लिए भी यूज होती है. Most important question. Name the crop which is used as both food and fodder, maize or corn. Then millets. Small edible coarse grains को millet कहते हैं. ज्वार, बाजरा, रागी. Collectively हम इन्हें millets कहते हैं. They are very nutritious, though they are not used by the people or the human regularly basis. तो main staple crops में नहीं आते, but yes they are highly rich in the nutrition. कॉटन की बात करते हैं. कॉटन इज अ मेजर कमर्शियल क्रॉप इन द वर्ल्ड, यूज टू प्रोड्यूस द फैब्रिक, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट. द लॉन्गर द फाइबर द बेटर क्वालिटी. अलुवियल और ब्लैक सॉइल में ये उगता है. बेसिकली ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से उगता है ये. टेम्परेचर रेंजेस यूनिफॉर्मली बिटवीन 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ रेनफॉल बिटवीन 60 to 100 सेंटीमीटर. आपको पता है कॉटन उगाने के लिए ना बेटा 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए. याद रखना, बिल्कुल ब्राइट सनशाइन. 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, FROST, फ्रॉस्ट फ्री डेज, तब कॉटन अच्छी उगती है. नाउ जूट, इसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? जूट. ये भी चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है. इट कैन बी स्पन इन द कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग सैक्स, रोप्स, कारपेट, furnishing, etc. It grows best in the well-drained sandy loamy soil and it also requires the warm and humid climate.
अब अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्रॉप आती है हमारी टी। टी जो है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप है, और टी तो आजकल पॉपुलर ड्रिंक हो गया वर्ल्ड में। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द यंग लीव्स ऑफ द टी प्लांट्स। बहुत प्यार से टी लीव्स को निकाला जाता है टी प्लांट से और फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। क्रॉप्स जो है रेनी ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन में उगती है। इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन रेनफॉल हाई बट इन द ड्रिजलिंग फॉर्म, यानी कि तेज़ी से हो जाए, जैसे नहीं कहते हैं रिमझिम बारिश, ड्रिजलिंग फॉर्म में 200 सेंटीमीटर पर ईयर जो रेनफॉल है उससे ज़्यादा या उतनी। देन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ द टी। कॉफ़ी पे चलते हैं। सो कॉफ़ी जो है आपकी कॉफ़ी नेटिव ऑफ यूथोपिया है, ये यूथोपिया से आई है। इट वॉज फर्स्ट टेस्टेड इन अरेबिया। ब्राज़ील इज इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आपको ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, नेम द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इज ब्राज़ील। Then it requires the warm climate, moderate rainfall, 100 to 150 centimeter rainfall annually, temperature 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। लावा सॉइल जो है मोस्ट सुटेबल सॉइल है फॉर इट्स प्लांटेशन। मूविंग टू द शुगर केन। शुगर केन से क्या बनाते हैं हम? सबसे पहले दिमाग में आता है शुगर। जैगरी भी बनाते हैं, मोलेसेस भी बनाते हैं, खांडसरी भी बनाते हैं। इट इज़ ग्रोन फ्रॉम द स्टम्प्स एंड नॉट फ्रॉम द सीड्स। हमेशा याद रखना, तने से उगता है ये। इट इज़ एन एनुअल क्रॉप विच रिक्वायर्स द लोमी एंड फर्टाइल सॉइल टुगेदर विद हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसे जो है टेम्परेचर चाहिए होता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन। Then we are moving to the rubber. It is produced from the rubber tree which produced milky fluid, जिसे क्या कहते हैं हम? latex. Again one marker question. The rubber plant produce the milky fluid. Name it. Latex. A rubber tree gives rubber for about 30-40 years or even longer. So rubber is used in manufacturing. टायर्स बनाते हैं हम, ट्यूब्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं रबर से। इट इज़ प्रोड्यूस्ड वेल इन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर, बट इट इज़ द लेबर इंटेंसिव क्रॉप। मशीन से ज़्यादा लेबर लगता है बेटा इसमें। यू कैन सी द लेटेक्स जो रबर प्लांट से निकल रहा है ना, दिस इज़ द लेटेक्स। Now distribution of major crops in the world and India, it has been given in this chart. You can see राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, कॉटन किस कंट्री में उग रहे हैं और किस एरिया में उग रहे हैं उस कंट्री के। सो यू कैन स्टडी दिस चार्ट। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन ऑफ द चैप्टर। एग्रीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक्स। एग्रीकल्चर हैज़ एक्टिव इंट्रैक्शन विद इंडस्ट्री, इसलिए हम इसे कहते हैं दे आर inclusive of each other or face of the two faces of the one coin. Then agriculture involves all three kinds of the occupation. Agriculture में तीनों आपको मिल जाएंगे, primary, secondary और tertiary occupation. Agriculture process involve input, processing and then output as a crop. Suitable condition helps to promote agriculture. अगर आपकी नेचुरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स सही हैं तो अच्छे से एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। एग्रीकल्चर को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग में। फिर हमने 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ी, फूड क्रॉप्स, बीवरेज, कैश एंड फाइबर क्रॉप्स। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस दैट डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन विच कैन बी फाउंड इन द डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.